जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जो है जीके और जीएस का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इस तरह की क्वेश्चंस देखने से आपका क्या होगा कि क्या कहते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों साथ साथ होता जाएगा। अब देखिए, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, बीपीएससी, बिहार टीचर या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो देखिए, पहले बात याद रखिएगा, दो बात यहाँ से, कि पृथ्वी जो है दो प्रकार की गतियाँ करती है। एक जो गतियाँ करती है धुरी पर, उस धुरी पर गति जो करती है उसे घूर्णन काल कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और यह घूर्णन गति जो है 24 घंटे में पूरे कर लेती है, और इस घूर्णन गति के कारण जो है दिन रात होता है। पहला गति हुआ। दूसरा गति जो है, पृथ्वी सूरज का चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस चक्कर लगाने को जो है परिक्रमण गति कहते हैं। और यह परिक्रमण गति के कारण जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी साल हमें देखने को मिलता है। अब यह सूर्य का जो परिक्रमण गति है, यह 365.1/4 दिन में, यानी 365.1/4 दिन में जो है पृथ्वी सूरज का चारों ओर चक्कर लगा लेती है। अब यह बात किसने कहा था कि धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह बात आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, यानी कि दिन और रात होता है। यह बात किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। देखिए, जब कभी भी किसी भी मिट्टी में अम्लीय ज़्यादा हो जाए तो उस अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए उसमें तो आपको क्षार मिलाना होगा, तब जाके अम्लीयता का प्रभाव जो है वो कम होगा। यदि किसी मिट्टी में क्षार ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में जो है उस मिट्टी में क्या मिलाना होगा? अम्लीय पदार्थ मिलाना होगा। तो देखिए, इस मिट्टी में क्या कह रहा है कि अम्लीय ज़्यादा हो गया है, उसे निवारण किया जाता है, यानी अम्लीयता को कम करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaO होता है। बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। अब अम्लीयता को कम करना है, यानी कि क्षार गुण वाले जो है वो पदार्थ को हमें मिलाना है। तो बिना बुझा हुआ चूना में भी क्षार का गुण होता है, और बुझा हुआ चूना में भी क्षार का गुण होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए डी नंबर होगा क्योंकि दोनों में क्षार का गुण है, और क्षार मिलाएंगे उसके बाद जो है अम्लीयता कम होगा। तो देखिए, इसके बारे में 2 पॉइंट क्या दिया गया है कि फसलों की पैदावार या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक उर्वरक, यानी कि खाद जिसे हम लोग कहते हैं, अत्यधिक उपयोग होने से मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद को जब हम लोग अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं तो वह मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। यदि मिट्टी जो है क्षारीय हो तो उसमें क्या मिलाते हैं? याद रखिएगा, जैव पदार्थ मिलाते हैं। अम्लीय होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अम्लीय होगा तो चूना मिलाएंगे और बुझा हुआ चूना मिलाएंगे। यदि मिट्टी क्षारीय हो जाए तब क्या मिलाएंगे? तो जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैव पदार्थ मतलब क्या हो जाएगा? सड़ा गला जो पदार्थ होता है वो हम लोग मिलाएंगे। गोबर मिलाएंगे, गाँव घर की भाषा में जो गोबर कहते हैं, गाय भैंस का जो मल मूत्र होता है उसमें क्या होता है कि अम्लीय गुण होता है। तो इस पदार्थ को हम लोग जो मिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि क्षारीय जो है प्रभाव वो कम हो जाएगा। याद रखिएगा कि जैविक पदार्थ मिलाएंगे जब मिट्टी में क्षारीय गुण ज्यादा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो देखिए, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। और याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि एक हाईग्रोमीटर भी होता है, हाईग्रोमीटर भी होता है। तो हाईग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। और वही अगर हाईग्रोमीटर पूछ ले तो याद रखिएगा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन के संबंध में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे रक्त में जो है
हमारे रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो आरबीसी होती है और दूसरा डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी में जो है, आरबीसी का जो रंग है वो लाल रंग होता है, और यह लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो रंग रहता है वो व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो इसका कलर जो होता है वो श्वेत होता है। अब डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो रोगाणुओं को नष्ट कर देना है, यानी कर दी है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना। और हमारे रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, याद रखिएगा, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। अब देखिए क्वेश्चन से क्या है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हाँ, लाल रंग प्रदान तो करता है, लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। यह श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है। नहीं, यह श्वेत रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह तो आरबीसी जो है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, इसका कार्य नहीं है, डब्ल्यूबीसी का यह कार्य है, अभी हम लोग पढ़े हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हाँ, ये ऑक्सीजन का वाहक करता है। हीमोग्लोबिन का दो कार्य है, एक तो रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो दो ऑप्शन जो है यह क्या है, सही है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अब देखिए यहाँ मिलान हम लोग कैसे करेंगे, 1 और 4 सही है, तो देखिए केवल 1 एवं 4 डी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में कितने लगते हैं? अभी हम लोग जो है जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो हम पढ़ रहे थे ना कि घूर्णन करने में जो है पृथ्वी को 24 घंटा का समय लगता है, 24 घंटा का जो है वो समय लगता है। लेकिन परिक्रमा करने में जो है पृथ्वी को 365.1/4 दिन लगता है। तो देखिए ऑप्शन में 365 दिन है, ये भी नहीं होगा, 365.25 दिन है, यानी बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा, भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या है बताया गया है कि लगभग समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इस पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? समान आकार और द्रव्यमान के कारण। अब अगला पॉइंट क्या है, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता होने के कारण सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो यह भी याद रखिएगा कि सौर मंडल में 8 ग्रह है, जिसमें सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ही है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा 8 उपग्रह है, जिसमें से 2 ऐसा उपग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून को जो है लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और यह मानसून जो है लौटता कब है? तो अक्टूबर नवंबर में जो है वह यह पूर्णतः जो है यह लौट जाता है, भारत से जो है खत्म हो जाता है मानसून का प्रभाव। उसी मानसून को खत्म होने जब लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। और इस मानसून से भारत में जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है अत्यधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादप में जल एवं पोषक तत्व का परिवहन होता है। देखिए जब कभी भी जल एवं पोषक तत्व का बात करें कि जल एवं पोषक तत्व को परिवहन करता है, तो जाइलम जो है जल एवं पोषक तत्व को परिवहन करता है पादप में, यानी कि पौधा में। और फ्लोएम जो है वह भोजन को परिवहन करता है पौधा में ही, ठीक ना। तो 2 बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन
मिलाया जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इस तरह के क्वेश्चन से बनाने की उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो एक बार पहले जान लीजिए, उसके बाद जो है यह क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जब हम अम्ल और जल अम्ल और जल नहीं, अम्ल और क्षार को यदि हम रिएक्ट करवाते हैं ना, अम्ल को क्षार से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो नया पदार्थ मिलता है वो लवण मिलता है और जल मिलता है, और लवण और जल के साथ साथ जो है उष्मा क्या होता है? विमुक्त होता है, यानी उष्मा जो है वो भी निकलता है। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कथन पूछा जा रहा है, तो इस अभिक्रिया में सदैव उष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। देखिए जब हम अम्ल और क्षार दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? उष्मा निर्मुक्त होता है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन भी सही है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्राकृतिक उदासीन होती है, यानी नया पदार्थ हमें कौन मिला है? लवण मिला है, इसका प्राकृतिक हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो प्राकृतिक होगा वो अम्ल भी हो सकता है, या क्षार भी हो सकता है, या उदासीन भी हो सकता है। जब यह नया पदार्थ की प्राकृतिक अम्ल, क्षार, उदासीन भी हो सकता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। देखिए जब हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिला है? लवण और जल मिला है, यानी 3 नंबर ऑप्शन भी सही होगा, यानी 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 और 3 है। सी नंबर ऑप्शन में क्या है? 1 और 3 है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, गुफा में शैल चित्र, शैल मतलब पत्थर और चित्र मतलब पत्थर से जो है ठोक ठोक के गुफा में क्या बनाया गया था? चित्र बनाया गया था, उसके लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब देखिए भीमबेटका के बारे में क्या क्या पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारा जो पॉइंट हम लिख कर लाए हैं ना, ये सारा पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा भीमबेटका से रिलेटेड है। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित है, और प्रागैतिहासिक काल का यह शैल चित्रकला का उदाहरण है। प्रागैतिहासिक काल कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ जो हो जाएगा ये पूरे यहाँ से, यानी कि पूरा पाषाण काल का भी मिला है, और यहीं से मध्य पाषाण काल का भी मिला है, मध्य पाषाण काल का भी मिला है, और नव पाषाण काल का भी जो है प्रमाण यहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा कि भीमबेटका जो है तीनों काल के लिए क्या है? तीनों काल का जो है भीमबेटका से समान मिला है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। अब अगला पॉइंट क्या है? इन गुफा में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण के चित्र हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि इसकी खोज 1957 ईस्वी में बीएस वाकनकर ने किया था। अब अगला पॉइंट है कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, यह जो पॉइंट हम लिख कर लाए थे यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, सारा का सारा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जो है मूल अधिकार में से नहीं है? तो सबसे पहले क्या जानना है कि मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि टोटल जो हमारे संविधान में है वो 6 मूल अधिकार है, और मूल अधिकार का जो चर्चा किया गया है वो भाग 3 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार मतलब अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद जो है 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हमें हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जो है जा सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए समानता का अधिकार तो है, विरोध का अधिकार रहने देते हैं, पहले बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, एक ही ऑप्शन बी नंबर बचा कि विरोध का अधिकार नहीं है, यानी आंसर जो इसका हो जाएगा क्या? विरोध का अधिकार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में है, और यह जो संविधान है 5 से 11 तक जो है 5 से 11 आर्टिकल जो है वो नागरिकता से रिलेटेड है। और हमारे संविधान के अनुसार यानी हमारे भारत में जो नागरिकता दिया जाता है वो 5 प्रकार से दिया जाता है। एक तो जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के विलय के कारण द्वारा दिया जाता है। यानी 5 प्रकार से जो है भारत में नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन यानी कि बिहार में जो है यह अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक ना। अब देखिए, इसका अध्यक्ष हमसे पूछा जा रहा है कौन था, तो चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे, भारत के बिहार गया अधिवेशन का अध्यक्ष किए थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब इस अधिवेशन में जो है 1922 ईस्वी कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की गठन की चर्चा हुई, और 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया और महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। यह अध्यक्ष किस पार्टी का बने थे? तो स्वराज पार्टी का, और महासचिव मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब महात्मा गांधी क्या कहे थे? महात्मा गांधी जो है यह क्या कहते हैं, करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है आराम हराम है, आराम हराम का नारा, आराम हराम हराम है का नारा दिए थे। भगत सिंह के बारे में कहिएगा, तो भगत सिंह जो है जय हिंद जो आप लोग पढ़ते हैं, सॉरी इनकलाब जिंदाबाद जो आप लोग पढ़ते हैं कि भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद, तो यह नारा भगत सिंह ने नहीं दिया था। यह नारा इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया था वो मौलाना हसरत अली ने दिया था, मौलाना हसरत ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इस नारा को भगत सिंह ने जब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था ना 1929 ईस्वी में, तो इस बम फेंकने के दौरान इनकलाब जिंदाबाद नारा को जो है प्रचलित किया था भगत सिंह ने, इसलिए कहा जाता है कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। लेकिन याद रखिएगा मौलाना हसरत जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? देखिए, कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के आरा से संबंधित थे, बिहार के आरा से, और आरा में भी खास करके बात कीजिएगा तो जगदीशपुर से संबंधित थे, जगदीशपुर से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में एक पॉइंट लिख कर लाए हैं, क्या है पॉइंट कि अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया, और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त किस वंश का शासक था? कुमारगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा गुप्त वंश का शासक कौन था? तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए एक चीनी यात्री आए थे, वो चीनी यात्री 629 ईस्वी में आए थे और उनका नाम था हुएनसांग, ठीक है। और जब यह भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे उस समय कुलपति शिलभद्र थे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, अध्यापन मतलब टीचर भी बना, टीचर का भी कार्य किया। और इन्हें यानी कि हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि कहा जाता है। ये सारे पॉइंट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और हुएनसांग जिस समय भारत आया था ना उस समय भारत में जो है पुष्यभूति वंश का जो है वो पुष्यभूति वंश का जो है राज चल रहा था, और पुष्यभूति वंश का जो क्या कहते हैं शासक चल रहा था। तो उस समय हुएनसांग के काल जो था हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, याद रखिएगा यह भी। हर्षवर्धन कौन थे? पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो देखिए राख का टीला सक्कनकल्लू से संबंधित है। सक्कनकल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में स्थित है राख का टीला। याद रखिएगा कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है, सक्कनकल्लू से संबंधित है, कर्नाटका से संबंधित है, कर्नाटका में है। ठीक है।